इस लेक्चर में हम विभिन्न प्रकार के प्रत्यास्थ गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम प्रत्यास्थ गुणांक y के और सिग्मा में संबंध और y ईटा और सिग्मा में संबंध ज्ञात कर चुके हैं। तो आज हम y के और ईटा में संबंध ज्ञात करेंगे। तो पहला जो रिलेशन है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं y = 3 के 1 - 2 सिग्मा। और इसी तरीके से जो दूसरा रिलेशन है वो y = 2 ईटा 1 + सिग्मा। तो आज हम y के और ईटा में जो संबंध ज्ञात कर रहे हैं, इसलिए हम पहली इक्वेशन से लिखेंगे y/3 के = 1 - 2 सिग्मा। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन से y/ईटा = 2 + 2 सिग्मा। By adding above two equations, we can get y/3k plus y/eta = 3, or we can solve it y = 9k eta upon 3k plus eta, or we can write it as 9/y = 3/eta plus 1/k। तो ये जो रिलेशन है वो y, ईटा और k के अंदर रिलेशन को शो करता है। और इसको याद रखने के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं 9/y = 3/eta plus 1/k। ये तीसरा रिलेशन है। अब हम चौथा रिलेशन जो है वो ईटा, k और सिग्मा में ज्ञात करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट रिलेशन से y = 3 के 1 - 2 सिग्मा और दूसरे रिलेशन से y = 2 ईटा 1 + सिग्मा। तो इसमें से y को एलिमिनेट करने पर 3 के 1 - 2 सिग्मा = 2 ईटा 1 + सिग्मा, और इन दोनों में हल करने पर हम ज्ञात करेंगे सिग्मा = 3 के - 2 ईटा और नीचे 6k + 2 ईटा। तो जो ये रिलेशन है वो सिग्मा के और ईटा का रिलेशन है। तो अलग अलग जो प्रत्यास्थ गुणांक हैं उनके आपस में संबंध ज्ञात होने पर हम विभिन्न प्रकार की जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उनको अपन हल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में हम आखिर में 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। अब हम ज्ञात करते हैं लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ सिग्मा, या सिग्मा का जो सीमांत मान क्या है, सिग्मा के क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती है। क्योंकि हम ये जो रिलेशन ज्ञात किए उसमें पहले रिलेशन से y = 3 के 1 - 2 सिग्मा और y = 2 ईटा 1 + सिग्मा। इन दोनों से y को एलिमिनेट करने पर हमें मिलेगा 3 के 1 - 2 सिग्मा = 2 ईटा 1 + सिग्मा। और क्योंकि k और ईटा जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटीज़ है, यानी k और ईटा के मान तो नेगेटिव हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो वॉल्यूम का प्रत्यास्थ गुणांक है और जो अपरूपण प्रत्यास्थ गुणांक है ये धनात्मक राशि है। सो अब हमारा सारा जो वैल्यूज कैलकुलेशन है वो डिपेंड करेगी सिग्मा पे। तो सिग्मा में भी पॉजिटिव और सिग्मा में भी नेगेटिव। तो पहला ले लेते हैं इफ़ सिग्मा इज़ पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो जो उपरोक्त वाली समीकरण है इसका राइट हैंड साइड जो है वो हमेशा ही धनात्मक होगा। तो अब बात आती है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, अगर ये धनात्मक है तो लेफ्ट हैंड साइड भी धनात्मक होनी चाहिए। और अगर लेफ्ट हैंड साइड धनात्मक है ये तभी संभव है जब 1 - 2 सिग्मा > 0 हो, या जो सिग्मा है वो <1/2 हो। तो इस सिग्मा की वैल्यू जो है वो 0.5 से कम होगी। अब हम लेते हैं इफ़ सिग्मा इज़ नेगेटिव। अगर सिग्मा नेगेटिव है देन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अबव इक्वेशन इज पॉजिटिव, देन राइट हैंड साइड मस्ट बी पॉजिटिव। सो 1 + सिग्मा > 0 और सिग्मा > -1। अतः सैद्धांतिक रूप से सिग्मा का मान -1 और 0.5 के बीच होता है, यानी सिग्मा <1 एंड <1/2। ठोस पदार्थों के लिए सिग्मा का मान 0.2 से 0.4 के बीच होता है। सिग्मा नेगेटिव होने का अर्थ है कि किसी दिशा में लंबाई में वृद्धि होने पर उसके लंबवत दिशा में भी लंबाई में वृद्धि हो, पर ऐसा पदार्थ ज्ञात नहीं है कि अगर किसी की लंबाई में वृद्धि हो तो उसके व्यास में कमी होती है, वृद्धि नहीं होती है। अब हम 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जहाँ पे हमने इन जो प्रत्यास्थ गुणांकों का उपयोग करेंगे। पहला, फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ ए स्टील वायर दैट कैन बी सस्पेंडेड वर्टिकली विदाउट ब्रेकिंग। द ब्रेकिंग स्ट्रेस एंड डेंसिटी आर इक्वल टू 7.9 × 10⁹ Nm², एंड 7.9 × 10⁻³ kg/m³ रेस्पेक्टिवली। यानी इस न्यूमेरिकल में हमें एक स्टील का तार दिया गया है और उसको ऊर्ध्वाधर लटकाया जाता है। तो लटकाए जाने पर वो अधिकतम लंबाई ज्ञात करनी है कि वो टूटे नहीं।
और उससे थोड़ी सी भी लंबाई अधिक होने पर तार जो है अपने भार के कारण टूट जाए। तो वो मैक्सिमम लेंथ ज्ञात करनी है जब तार टूटे नहीं। तो मान लीजिए वो मैक्सिमम लेंथ है वो L मीटर है और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो A है। तो इस तार का भार क्या होगा? भार होगा mg और जो m है मास है वो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया A है इसलिए A इंटू एल। सो तार का भार D इंटू A इंटू एल इंटू जी। यहाँ पे D डेंसिटी, A क्रॉस सेक्शनल एरिया, L तार की लंबाई और G जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो डेंसिटी हमें दे रखी है 7.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 9.8 इंटू A इंटू एल। और अब ये तार का भार है तो तार पे प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो ये हो गया 7.9 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इंटू एल। तार टूटने के लिए ये जो स्ट्रेस है वो ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर या अधिक होना चाहिए। सो फॉर मैक्सिमम लेंथ अगर हम इनको इक्वल करेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस के तो L जो आएगा वो आएगा 1.019 इंटू 10⁴ मीटर। यानी इतनी लंबाई का अगर तार हम लगाएं जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दिया गया था तो अपने भार के कारण ये टूटेगा नहीं, और इससे थोड़ी सी लंबाई अधिक करने पर ये टूट जाएगा। दूसरा न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द टेंजेंशियल फोर्स which produce the shearing stress of 2 degree in a body of cross sectional area 18 centimeter square. Here eta is equal to 9 into 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हमें वो स्पर्शीय बल ज्ञात करना है जिससे कि जो शेयरिंग स्ट्रेन है वो 2 डिग्री हो एक बॉडी में जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो क्योंकि हम जानते हैं अपरूपण विकृति जो हमें वो गिवन है 2 डिग्री, तो हम इसको रेडियन में लिखेंगे 2π/180 रेडियन। और ईटा हो जाता है स्पर्शीय प्रतिबल और अपरूपण विकृति, यानी स्पर्शीय प्रतिबल हो जाएगा ईटा इंटू अपरूपण विकृति। तो इसको हम वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा पाई इंटू 10⁹। अब स्पर्शीय प्रतिबल होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी बल हो जाएगा स्पर्शीय प्रतिबल इंटू क्षेत्रफल, और ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी पाई इंटू 10⁹ इंटू 18 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और ये प्राप्त होगा हमें हल करने पर 18 पाई इंटू 10⁵ न्यूटन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने विभिन्न प्रकार के प्रत्यास्थ गुणांकों के रिलेशन को डिस्कस किया और उससे संबंधित 2 न्यूमेरिकल जिसमें अपने अपरूपण गुणांक और तार की लंबाई, वो अधिकतम लंबाई जिससे अधिक बल लगाने पर वो या भार के लटकाने के कारण वो टूटे नहीं।